1 to 5 के पाठ्यक्रम को देख रहे हैं और इस कड़ी में आज हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी को देखेंगे और बायोलॉजी में जिस महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे वो है जीवधारियों का वर्गीकरण। छोटी कक्षा है लेकिन कॉन्सेप्ट के दृष्टि से जीवधारियों का और तब आता है कोशिका विज्ञान। जीवधारियों का वर्गीकरण पिछले दिन हमने परसों बायोलॉजी की शुरुआत कर दी थी और आपको बताया था कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी में किन किन खंडों का अध्ययन करना है। शॉर्ट नोटिस में लड़कियां आगे निकली और ये लोग सभी लोग आई थी, लेकिन लो बेटा, लेकिन आप लोग नहीं आए जिसका हमें खेद है, क्योंकि पूर्व में भी आपको जानकारी दी गई है कि हमेशा तैयार रहें और सही समय पे आने का प्रयास करें। धन्यवाद। इसी क्रम में आज हम लोग उसी बायोलॉजी के खंड को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण को देखेंगे और तब आता है रणनीति के दृष्टि से साइटोलॉजी, कोशिका और उसका अध्ययन, उसके अंगों का अध्ययन, कोशिका का विभाजन। ये साइटोलॉजी के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। मैंने बताया भी था कि कोशिका के समूह को हम टिश्यू कहते हैं और हिस्टोलॉजी में प्लांट हिस्टोलॉजी और एनिमल हिस्टोलॉजी दोनों का अध्ययन करना है। आपने प्रश्न भी देखा होगा अपने पिछले वर्षों का, जिसमें बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत कंसेप्चुअल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, याद रहेगा तो ठीक है और नहीं याद रहेगा तो गए। याद रहेगा कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक, तो ठीक। नहीं याद रहेगा तो टीएच मॉर्गन, जो मन में आएगा वही मारिएगा। फिर हम लोग पिछले दिन जो करंट का पहला विस्तृत कक्षा था उसकी जानकारी दी। मतलब बहुत सारे खंड शुरू हैं, करंट शुरू है, बायोलॉजी शुरू है, ज्योग्राफी तो आगे निकल गए। 3 चैप्टर हो चुका है, बड़े बड़े चैप्टर, 3 क्या 4। फिर इसी कड़ी में आपकी ईवीएस 2 चैप्टर ईवीएस भी हो चुका है, 2 भाग 2 दिन का। हालांकि उसमें भी बेसिक ही चल रहा है, लेकिन वो बेसिक काफी महत्वपूर्ण है, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे, जिसमें नेचुरल इकोसिस्टम और कृत्रिम इकोसिस्टम के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट कराएंगे। साथ ही फूड चेन, जो आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब जो छोटी छोटी अवधारणा है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, सबसे अस्थायी इकोसिस्टम कौन सा है, सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा है, ये सब जानना चाहिए कि सबसे छोटा इकोसिस्टम जल की बूंदें हैं, सबसे बड़ी इकोसिस्टम पृथ्वी है और सबसे अस्थायी इकोसिस्टम हमारी कौन है, समुद्री सिस्टम है। हमारा फाइटोप्लैंक्टन जो है वो जलीय इकोसिस्टम का हिस्सा है। ऐसे कई बिंदुओं की आज हम चर्चा करेंगे। मैथ भी शुरू हो चुकी है, रीजनिंग भी शुरू हो चुकी है। मतलब सामान्य अध्ययन के सभी खंडों में से कई खंड आपकी फ्लोर पर है, जिसको कहते हैं फ्लोर पर है। और इसी कड़ी में हम लोग आज बायोलॉजी को देखेंगे और बायोलॉजी में जीवधारियों, चूंकि समय है, यदि समय नहीं रहता तो कोशिका विज्ञान से सीधे शुरू कर देते। समय है आपके पास, मुझे लगता है कि ऐड आने में ही अभी 1 महीना है, लेकिन तब तक आप अपने जो प्रिमिटिव बिहेवियर है उसको ठीक कर ले। जीवधारियों का वर्गीकरण, ये जीवधारियों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआती दौर में जो बायोलॉजी के पिता थे, नाम था उनका अरस्तु, उन्होंने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा था। एक पादप समूह प्लांट ग्रुप में और दूसरा एनिमल समूह में। कालांतर में चल करके लिनियस एक बायो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचर। उस दिन अन्य बातों में भी लिखाए थे, बूस्टर फैक्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि जीवधारियों का दो वर्गीकरण है, प्लांट और एनिमल किंगडम। वो तो है ही,
लेकिन बाद में चलकर जो आधुनिक जीवधारियों का वर्गीकरण की प्रणाली आई, हमें जानकारी रखनी चाहिए कि लिनियसी को मॉडर्न टेक्सोनॉमी का फादर कहते हैं। और उसी क्रम में 5 भागों में वर्गीकरण किया गया, जिसकी जानकारी थोड़ी सी दिया था मैंने। पहला भाग था प्रोटिस्टा, दूसरा था मोनेरा, इसका प्लांटा, फंजाई और एनिमल। तो ये 5 भाग का बेसिक थोड़ा सा देखना है। तो आरंभ करते हैं, तो लिखते हैं सबसे पहले, ऐसे लिखो। सबसे पहला लिखेंगे इसी में, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु ने, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु ने, अरस्तु ने पूरे जीवों के समूह को 2 भागों में बांटा। पूरे जीवों के समूह को 2 भागों में बांटा। तो किसने बांटा? बायोलॉजी के जनक कौन? अरस्तु ने जीवधारियों को, जीवों के समूह को, जीवों के समूह को, समूह को 2 भागों में बांटा। पहला, पहला क्या है? पादप समूह। पादप समूह। और दूसरा है, और दूसरा है जंतु समूह। जंतु, जंतु समूह, जंतु समूह। पादप समूह और जंतु समूह। जंतु समूह। फिर लिखिएगा आगे, आधुनिक टैक्सोनॉमी के पिता। आधुनिक टैक्सोनॉमी के पिता। टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? जीवधारियों के जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वो किस में आएगा? टैक्सोनॉमी में आएगा। तो आधुनिक टैक्सोनॉमी के पिता लीनियस, लीनियस, लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में, ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में, सिस्टम नेचर में भी 2 भागों में ही बांटा। ने भी 2 भागों में ही बांटा। तो 2 बातें याद रखना है लीनियस में। क्या 2 बातें याद रखना है? कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और वर्गीकरण जो जीवधारियों का किया जाता है उसको क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। उसकी किताब का क्या नाम है? सिस्टम नेचर। उसकी किताब का क्या नाम है? सिस्टम नेचर। उसकी किताब का क्या नाम है? सिस्टम नेचर। तो ये 2 बातें ध्यान रखिएगा अपनी परीक्षा के दृष्टि से। और दूसरा, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवधारियों के वर्गीकरण को इसने 2 भागों में बांटा, क्योंकि मुझे तो व्हिटकर के द्वारा जो कालांतर में परंपरागत टैक्सोनॉमी जो था उससे अलग हटकर जो 5 भागों में बांटा उसके विषय में बताना है। व्हिटकर, उसका नाम था व्हिटकर। ठीक है, तो लिखेगा कालांतर में, कालांतर में पॉइंट करके लिखिएगा, कालांतर में व्हिटकर। कालांतर में किसके बाद? लीनियस के बाद। लीनियस के बाद, लीनियस के बाद किसने? व्हिटकर। व्हिटकर, व्हिटकर ने पूरे समूह को
फिटकर ने 5 समूहों में बांटा। फिटकर ने 5 समूहों में बांटा। ठीक है, फिटकर ने 5 समूहों में बांटा। ये 5 समूह क्या है? पहला है मोनेरा। मोनेरा नाम सब थोड़ा याद करना होगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई और एनिमल। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। ठीक है, कौन कौन है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। अब मोनेरा में किसको रखा? लिख लो, कंसेप्ट रहेगा। मोनेरा में रखा जितने भी प्रोकैरियोटिक है, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ये सबको किस में रखा? मोनेरा में। तो लिखेंगे मोनेरा में, नेक्स्ट पॉइंट, मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव, सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया को इस कड़ी में रखा। ठीक है, इस कड़ी में रखा। किसने रखा? फिटकर ने। तो किसको रखा? सभी प्रोकैरियोटिक को। सभी प्रिमिटिव जीव थे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया इत्यादि। पॉइंट नंबर 2। दूसरा है प्रोटिस्टा। मोनेरा के बाद लिखिए प्रोटिस्टा, लाल कलम से, कितना बढ़िया तो लिख रहे हैं आप। मोनेरा लिखे, फिर लिखे प्रोटिस्टा। इसमें सभी एक कोशीय जलीय माने जल में रहने वाले जीवों को, सभी एक कोशीय जलीय कॉमा यूकैरियोटिक जीवों को रखा। ठीक है, जीवों को रखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अलगी और फंजाई के, अलगी फंजाई नहीं, पौधे और, हाँ कह सकते हैं, अलगी फंजाई नहीं, पौधे और जंतु के बीच की कड़ी युगलीना को इसमें रखा गया। तो लिखेंगे महत्वपूर्ण है कि युगलीना जो पौधे और जंतु के बीच की कड़ी है, जो पौधे और जंतु के बीच की कड़ी है,
युगलिना, उसे इस वर्ग में रखा गया। किसमें? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में रखा गया, रखा गया। पूछिएगा कि सर युगलिना क्या है, तो पौधे और जंतु के बीच की कड़ी पूछा जा सकता है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कौन है? वायरस, जिसकी जानकारी परसों दिया था मैंने, ठीक है कि नहीं। आज हम दे रहे हैं युगलिना के विषय में। मैंने बताया कि युगलिना पौधे और जंतु के बीच की कड़ी है। युगलिना पौधे और जंतु की बीच की कड़ी है, जबकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ध्यान रखिएगा। आगे लिखिए, प्रोटिस्टा का अर्थ क्या है? फंजाई। फंजाई लिख लीजिए। यह यूकैरियोटिक और परजीवी, परपोषित, यह यूकैरियोटिक और परपोषी, यह यूकैरियोटिक और परपोषी है एवं इसकी कोशिका भित्ति, कोशिका वाल एवं इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक, काइटिन अंडरलाइन कीजिए, काइटिन, 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 काइटिन नामक, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जटिल शर्करा की बनी होती है। काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। आपसे पूछेगा परीक्षा में, काइटिन क्या है? शर्करा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? अंततः क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट है। आपसे पूछेगा कि फंजाई का जो सेल वाल होता है वो निम्नलिखित में से किसका बना होता है? दे देगा 4। काइटिन याद रहेगा तो काइटिन पे टिक लगा दीजिएगा। फिर पूछेगा काइटिन का स्वरूप कैसा है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। याद रहेगा कि जटिल शर्करा है और जटिल शर्करा कार्बोहाइड्रेट है, जो आगे पढ़िएगा तो टिक लग जाएगा। कार्बोहाइड्रेट है नहीं तो क्वेश्चन ऐसा था कि बुझवे नहीं किया, ठीक है कि नहीं। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? बुझना पड़ता है इन सब चीजों को। जितना आप देखिएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा, उतना बुझिएगा, ठीक है। तो काइटिन हो गया, परपोषी हो गया, फंजाई खत्म हो गया। अभी इतना ही। फंजाई तो अभी बहुत बड़ा है, लेकिन अभी इतना ही, क्योंकि अभी हम क्या दे रहे हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं बायोलॉजी में बहुत लाखों करोड़ों जंतु, और आपको उस दिन बताए थे करेंट कि भारत विश्व का पहला देश है जिसने सभी जीव जंतुओं की सूची तैयार की है। कितनी बड़ी बात है, ठीक है कि नहीं। वो 10 दिन महीना दिन पहले का तथ्य है, याद रखिएगा। जैसे अभी आज भी एक तथ्य पढ़े होंगे कि बच्चों के विकास के लिए आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? पंजाब ने। वेरी गुड, भेजे भी थे टेलीग्राम पर, ठीक है कि नहीं। रोज आप लोग को भेजते भी हैं। करंट तो रोज चल रहा है, रोज उसको देखिए। लिखते भी हैं कि इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। फिर समय समय पे लिखवाते भी हैं मासिक वाइज इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसके आधार पर। तो सब तैयारी तो चल रही है। अब आपकी क्षमता नहीं रहेगी, आज का पढ़िएगा कल भूल जाइएगा तो कैसे काम चलेगा। उसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कल दिन में हो रहा था, और मैंने बताया था कि क्या है, कहाँ हुआ अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन, ये बताएगी बच्ची। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जो हुआ है अहमदाबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है? धर्म महासम्मेलन। हम अभी लिखना नहीं है, ठीक है कि नहीं, अभी सुन लेना है। अभी नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा, भाला फेंक में रजत पदक ओलंपिक में जीता। एक लुसाने डायमंड लीग हुआ, जितना उसने ओलंपिक में फेंका था उतना ही वहां पर भी फेंका है। तो लुसाने डायमंड लीग में उसने स्वर्ण पदक जीता है। अभी हमने डेनमार्क के साथ, भारत और डेनमार्क के बीच में जलीय समझौता हुआ है कि जल को कैसे स्वच्छ रखा जाए। इसके लिए भी टेक्नोलॉजिकल समझौता होता है।
जो हमने डेनमार्क से किया है, और वह वाराणसी में गंगा जल को शुद्ध करेगा, गंगा की पानी को शुद्ध करेगा, ठीक है कि नहीं। तब जबकि हमारे यहाँ नमामि गंगे परियोजना चल रहा है, गंगा एक्शन प्लान चल रहा है, लिखाए हुए थे कि नमामि गंगे योजना 2014 से चलाई जा रही है, हमारी 1986 से गंगा एक्शन प्लान गंगा की शुद्धिकरण के लिए चलाई जा रही है। तो ये सब ऐसे तथ्य हैं जिस पर नजर रखेंगे, ठीक है कि नहीं। रोज देखने की चीज होती है। करंट क्या है, रोज उसको देखिए, रोज देखिएगा तो कुछ नहीं लगेगा कि ऐसे ही बन गया, सब 10-15 क्वेश्चन है, सब फटाफट बन गया, मुफ्त में बन गया, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी नहीं है उसमें। आरंभ योजना के साथ पंजाब सरकार ने किया, तो क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आरंभ योजना बच्चों से संबंधित है और वो पंजाब सरकार ने शुरू किया, याद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासम्मेलन अहमदाबाद में हुआ, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तथ्य है, रट लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासम्मेलन 2024 में आयोजन कहां हुआ, तो अहमदाबाद में हुआ। चलिए खैर मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जो मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया कि 5 भागों में व्युत्कर ने परंपरागत जो जीवधारियों का वर्गीकरण है उसकी जगह एक नई पद्धति दी, जो 5 भागों में बांटा। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, 3 लिख लिया है। हाँ, चौथा प्लांट है। प्लांट क्या होता है, सभी प्लांट लिखेंगे, रंगीन, बहुकोषीय, और प्रकाश संश्लेषी जीव सम्मिलित होते हैं। और प्रकाश संश्लेषी जीव सम्मिलित होते हैं, ठीक है। किसमें, पौधे में, जैसे शैवाल, अलगी, मॉस और सभी पुष्पीय अपुष्पीय पौधे, सभी पुष्पीय, पुष्प देने वाले पुष्पीय और अपुष्पीय पौधे, ठीक है। सभी पुष्पीय माने पुष्प देने वाले पौधे, और जो पुष्प नहीं देता वो भी पौधे किसमें जा सम्मिलित है, प्लांट में। और लास्ट में है एनिमल। लास्ट में क्या है, एनिमल, जिसमें सभी बहुकोषीय यूकैरियोटिक, और उपभोक्ता जीव सम्मिलित होते हैं। सभी जीव हैं, सिर्फ अमीबा को छोड़कर। नोट में लिख दीजिए, सभी जीव अमीबा को छोड़कर, अमीबा या प्रोटोजोआ को छोड़कर, सभी जीव अमीबा या प्रोटोजोआ को छोड़कर प्रोटोजोआ हमारे इस ब्रह्मांड का, पृथ्वी का जो सबसे बड़ा हमारा इकोसिस्टम है, उसका प्रारंभिक जीव कौन है, अमीबा है, जो पानी में हुआ। इसलिए जीवन का विकास कभी परीक्षा में पूछ दे तो जीवन का विकास कहां हुआ, हवा में नहीं हुआ, पानी में हुआ। और कौन सा जीव, एक कोषीय जीव जो प्रोटिस्टा में आता है, जिसका नाम है प्रोटोजोआ, जिसका नाम है अमीबा, ठीक है। ये जितने हैं अमीबा को छोड़कर बहुकोषीय, जिसको मेटाजोआ कहते हैं, वो सब क्या है, सब एनिमल के उदाहरण में आएंगे। और याद रखिएगा, नोट में लिख दीजिएगा कि जीवों का जो वर्गीकरण होता है उसकी आधारभूत इकाई जाति होती है, स्पेसीज होती है। तो लिखे नोट लाल कलम से,
लाल कलम से। वर्गीकरण की वर्गीकरण की वर्गीकरण की वर्गीकरण की आधुनिक इकाई जाति होती है, जाति या स्पेसीज होती है, जाति या स्पेसीज होती है। टिक लगा दीजिए, परीक्षा देने जाइएगा तो रटे रहेगा तो रिवीजन कीजिएगा। जाति या स्पेसीज होती है, जाति या स्पेसीज होती है, जाति या स्पेसीज होती है। ठीक है, जाति या स्पेसीज होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नोट में ही लिख दीजिए, भूलेंगे नहीं। पांचों तो हो गया, लेकिन नोट में लिख देंगे, भूलेंगे नहीं। लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या ड्यूनाम पद्धति का सिद्धांत दिया। ड्यूनाम पद्धति का सिद्धांत दिया किसने? लीनियस ने। ये दो नाम पद्धति में क्या होता है? ये दो नाम पद्धति में होता है कि पहला नाम, पहला शब्द वंश के नाम पर, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेरिक नेम, और दूसरा कहते हैं, दूसरा शब्द जाति के नाम पे होता है, जिसको स्पेसीज कहते हैं। जैसे मानव का जूलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस। तो होमो क्या है? वंश है। सैपियंस क्या है? जाति है। पाबो क्रिस्टेटस मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम है। पाबो वंश, क्रिस्टेटस जाति नहीं। राना टिग्रीना मेढक का है। ये सब कब कभी पूछता है। तो राना टिग्रीना किसका है? वंश राना, टिग्रीना स्पेसीज। ठीक है कि नहीं? पैंथेरा टिग्रिस किसका? बाघ का है, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो पैंथेरा हो गया उसका वंश, और टिग्रिस हो गया। एलियम सीपा प्याज का है बोटेनिकल नेम, एलियम और सीपा। ठीक है, तो ये सब आपका ध्यान रखने के। पीसम सेटिवम मटर का है, बोटेनिकल नेम है। कभी कभी इस तरह के भी तथ्य पूछ दिए जाते हैं कि मटर का वैज्ञानिक नाम या बायोलॉजिकल नेम या वनस्पति नाम क्या है? तो पीसम सेटिवम में याद रहेगा। पीसम सेटिवम तो तुरंत टिक लग जाएगा, और नहीं याद रहेगा तो सोचते रहिएगा। एलियम सीपा किसका? एलियम सीपा प्याज का। एलियम सीपा प्याज का। उसी तरह से गेहूं का इंपॉर्टेंट होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका नाम है? गेहूं का नाम है। ठीक है कि नहीं? लिखा देंगे, नोट में लिखा देंगे, पहले बातों को समझ लो। ये जो 5-10 नाम अभी मैंने कहा, उसको थोड़ा रट लेना। कब कौन सा तथ्य काम आ जाएगा ये कोई जानता है तो नहीं। ठीक है कि नहीं? तो वहां पे क्या लिखेंगे? लिनियस के द्विनाम पद्धति में लिखेंगे, इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का नाम, इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है। दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला है वंश, जिसको कहते हैं, पहला जेनेरिक नाम क्या है? वंश, जेनेरिक नेम है वंश। और दूसरा है स्पेसीज नेम, जाति। पहला है वंश और दूसरा है जाति। ठीक है, पहला है वंश और दूसरा है जाति। इसी कड़ी में कुछ जीवधारियों के या कुछ महत्वपूर्ण जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित जो याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण जीवधारियों के
वैज्ञानिक नाम कुछ महत्वपूर्ण जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। पहला क्या लिखे थे? मनुष्य का लिखो, मानव, होमोसैपियंस। पहले मनुष्य का ही लिख लो, लिखेंगे तब ना किसी का। होमो सैपियंस, होमोसैपियंस, 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 होमोसैपियंस। दूसरा बाघ का, बाघ, पैंथेरा टिग्रिस। बाघ क्या है? राष्ट्रीय पशु है। बाघ राष्ट्रीय पशु है। पैंथेरा टिग्रिस। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। पावो क्रिस्टेटस। ये क्या है? ये राष्ट्रीय पशु है। ये क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। किस अधिनियम के तहत ये लोग हैं? ये लोग कहते हैं ये है वन जीव अधिनियम 1972 के तहत क्या है? राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। आपकी परीक्षा में पूछा भी हुआ है वन्य जीव अधिनियम कब आया था। तो वन्य जीव अधिनियम कब आया था? ऐसे ही पढ़ लिए वन्य जीव अधिनियम कब आया था? 1972 में। ठीक है। मोर के बाद लिख देंगे, मोर के बाद मेढक। हाँ, मेढक का बराबर चर्चा होता है। राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, टिग्रीना, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। ओके। गाय का भी लिख लीजिए, बॉस इंडिकस। गाय का है बॉस इंडिकस। गाय, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। दो चार ठो फल का कहे थे तो लिख लो प्याज का, एलियम सीपा। प्याज, एलियम सीपा। प्याज सबसे अधिक किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। प्याज सबसे अधिक किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। प्याज का है एलियम सीपा, एलियम सीपा। धान का ओडिजा सेटिवा, धान ओडिजा सेटिवा, ओडिजा सेटिवा। धान का है ओ जीवा, ओडिजा, ओडिजा, ओडिजा सेटिवा। कोई बात नहीं है, भाव रहना चाहिए। एलियम सीपा, ओडिजा सेटाइवा। इसके बाद मटर, पीसम सेटिभम, पीसम सेटिभम, पीसम सेटिभम, पीसम सेटिभम। गेहूं, ट्राइटिकम, ट्राइटिकम एस्टिभम,
ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम गेहूं का क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम। गेहूं का है ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम हो गया। मटर लिख लिए? मटर लिख लिए ना, तो सब तो वही गया। एक सरसों लिख लो, सरसों। सरसों की क्रांति को क्या कहते हैं? पीली क्रांति। आलू की क्रांति को गोल क्रांति। की क्रांति को, अंडा की क्रांति को क्या कहते हैं? सिल्वर क्रांति। गेहूं की क्रांति को हरित क्रांति। ठीक है। बागवानी की क्रांति को गोल्डन इवोल्यूशन, स्वर्णिम क्रांति। ठीक है। ये सब चीज याद रखा कीजिए, सब इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में होती ही है। जो पहले से पढ़े हुए प्रकाश जी से तो अपेक्षा थी कि वो उत्तर दें, अब नहीं देते हैं तब तो ये शर्म की बात है। ठीक है। सरसों का लिख लो, सरसों। ब्रासिका कैस्पेटेरिस। ब्रासिका BRASSICE ब्रासिका। कैम्प्रे कैम्पे कैम्पे एस्टिडिस COMPESTRIS CAMPSPESTRIS सरसों। और सरसों की क्रांति पीली क्रांति। अंडे की क्रांति सिल्वर क्रांति। आलू की क्रांति बागवानी की क्रांति गोल्डन इवोल्यूशन। ये सब है। हरित क्रांति गेहूं की क्रांति। दूध की क्रांति, दूध के उत्पादन में हम लोग पहला और अंडे के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध की क्रांति में हम लोग पहला और सिल्वर रिवॉल्यूशन जो अंडे की क्रांति उसमें दूसरे स्थान पर है। नोट लिख लो, क्या दिक्कत है? लिख लो। दूध के उत्पादन में प्रथम और अंडे के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। दूध के उत्पादन में भारत का स्थान पहला और अंडे के उत्पादन में दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं कि दूध की क्रांति को श्वेत क्रांति, दूध की क्रांति को श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, जिसके जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। जिसके जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन जिंदगी में पहली बार नाम सुने हैं। वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है। जबकि नेक्स्ट पॉइंट, अंडे के उत्पादन में वो लिख दिए थे ना, अंडे की क्रांति को सिल्वर रिवॉल्यूशन कहते हैं। अंडे के क्रांति को सिल्वर रिवॉल्यूशन कहते हैं। मछली की क्रांति को नीली रिवॉल्यूशन। अंडे की क्रांति माने अंडे क्रांति मतलब क्या हुआ? परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन। तो अंडे के उत्पादन में जो चेंज आया, हम दूसरे स्थान पे पहुंच गए, तो उसको क्या कहें? सिल्वर रिवॉल्यूशन कहें। अंडे की क्रांति को सिल्वर, मछली की क्रांति को ब्लू, नीली 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 क्रांति कहते हैं।
ठीक है। अब मछली के अध्ययन को, मछली के अध्ययन को पीसी कल्चर, या वो तो मछली की खेती हुआ, मछली का उत्पादन, मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। मछली के उत्पादन पे जो बल देते हैं वो पीसी कल्चर है, लेकिन मछली का जो अध्ययन करते हैं वो इक्थियोलॉजी है। क्या नाम है उसका? इक्थियोलॉजी। वो भी ध्यान रखिए, लिख देंगे, भूलेंगे नहीं कि मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी, 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 भूलेंगे नहीं, मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर, एपी कल्चर, एपी कल्चर, कॉमा, रेशम पालन का अध्ययन सेरीकल्चर, रेशम पालन का अध्ययन सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। मछली पालन पीसी कल्चर, मछली पालन पीसी कल्चर, मछली पालन पीसी कल्चर। अब समझ गए? मछली का अध्ययन, अब मछली पालन पीसी कल्चर। कवक का अध्ययन लिख देंगे, फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। सवाल या अलगी का अध्ययन फाइकोलॉजी, सवाल या अलगी का अध्ययन फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। एवं फल का अध्ययन पोमोलॉजी, फल का अध्ययन पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। कीट का अध्ययन, कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी। एवं मैंने नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना है ना, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष और झाड़ियां। देखिए प्रकाश जी कितना अच्छा लिखे हैं, लिखने में तो कमी नहीं है इनका, याद नहीं रखते हैं। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, 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 ठीक है, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। तो हो गया, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। हालांकि वृक्ष संवर्धन को हम लोग सिल्वी कल्चर के रूप में देखते हैं, लिख देना। ध्यान रखिए कि सिल्वी कल्चर का संबंध वृक्ष के संवर्धन से है, सिल्वी कल्चर का संबंध वृक्ष के संवर्धन से है, वृक्ष के संवर्धन से है, वृक्ष के संवर्धन से है। जबकि छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी के रूप में जानते हैं, जबकि छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी के रूप में जानते हैं, सोरोलॉजी के रूप में जानते हैं। सोरोलॉजी, सौरो, SAUROLOGY, सोरोलॉजी। सरलॉजी भी लिख लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक तो याद रहेगा सरलॉजी, एक ही रहेगा ना। ऐसा तो रहेगा नहीं कि सैरोलॉजी सरोलॉजी, नहीं, वो तो एक ही सर रहेगा, मार देना। और छिपकली अपना रंग बदलता है, किस पिगमेंट के कारण अपना रंग बनाता है? नाम है कैमोफ्लेज। क्या नाम है? तो वहां लिख देना। ध्यान रखे कि छिपकली अपना रंग, छिपकली अपना रंग बदलने में माहिर होता है, छिपकली अपना रंग बदलने में माहिर होता है। छिपकली, छिपकली
अपना रंग बदलने में माहिर होता है। इस इस का मूल कारण इसका मूल कारण या इस घटना को कैमोफ्लेज कहते हैं, या इस घटना को कैमोफ्लेज कहते हैं। कैमोफ्लेज। एक बार क्वेश्चन आया कि छिपकली अपना रंग बदलती क्यों है? तो छिपकली अपना जो रंग बदलती है वो अपने शरीर के तापमान को एडजस्ट करती है। जैसे हम लोग का क्या है, मनुष्य में क्या है कि हम लोग अपना टेम्परेचर स्वयं कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं, गर्मी में टी शर्ट पहन लिए, जाड़ा में क्या पहन लिए, रजाई ओढ़ लिए, अच्छा ठीक है, स्वेटर पहन लिए। मतलब हम लोग अपना टेम्परेचर को स्वयं कंट्रोल करना छिपकली नहीं करना जानता है। इसलिए वो लिखता भी है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए छिपकली अपना रंग बदलता है। तो बड़ा यूनिक चीज है। जैसे आज एक सुबह में ऐसे ही बता रहे थे पर्यावरण का ही कक्षा में कि मगरमच्छ का शिकार लोग क्यों करता है। शिकारी लोग मगरमच्छ का शिकार उसके त्वचा के लिए करता है। हर का अलग अलग होता है। कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं जिसकी तुम कल्पना नहीं करते हो। हाथी का जो हम लोग शिकार करते हैं किस लिए करते हैं, दांत के लिए करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग बहुत सारा ऐसा फैक्टर होता है, किसी के खुशबू के लिए करते हैं, किसी के दांत के लिए करते हैं, किसी के त्वचा के लिए करते हैं। तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अपने आसपास का जितना भी आप बायोडायवर्सिटी देखते हैं उस पर कड़ी नजर रखी, ठीक है कि नहीं। एक जगह अभी क्वेश्चन मैंने देखा, किसी परीक्षा में पूछा कि घर में जो हम सर्पेंटिना का पौधा लगाते हैं वो कौन सा क्यों लगाते हैं, ऑक्सीजन बहुत देता है वो, ठीक है। सर्पगंधा का जो पौधा लगाते हैं वो ऑक्सीजन बहुत देता है। पहले पूछा जाता था कि पीपल का वृक्ष को काटा नहीं जाता है, वैज्ञानिक कारण क्या है, तो पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन देता है, ठीक है। लेकिन उसको धार्मिक आवरण रहस्य से जोड़ दिया। बाप रे, पीपल के वृक्ष भूत रही थी, भूत नहीं, स्त्री रहती है, वो स्त्री कल आना, ठीक है कि नहीं। तो वो इस कारण से हम पीपल के वृक्ष को नहीं, ऐसा नहीं है, धार्मिक आवरण नहीं है, उसका वैज्ञानिक आवरण है, वैज्ञानिक कारण है कि उस पर ऑक्सीजन। तो पूछने के लिए आपसे बहुत तरह के तथ्य हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं और आपकी नजर नहीं होती, आप पूछ दिया जाता है। और आप क्या होता है, आपको लगता है ये चीज तो जानना चाहिए था हमको कि घर में हम प्लांटेशन करते हैं। अब प्लांटेशन में सर्पेंटिना क्यों, ऐसे भी हम कोई भी प्लांटेशन करते हैं तो क्यों करते हैं, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, सीधी सी बात है। हम प्लांटेशन क्यों करते हैं, हमें शुद्ध ऑक्सीजन। देखते हो जहां पर भी 100 वृक्ष रहेगा वहां का तुम मौसम देखो, परिवेश देखो, और जहां वृक्ष नहीं रहेगा वहां का परिवेश देखो, तुमको पता चल जाएगा, वहां अधिक तुमको फ्रेशनेस लगेगा, ठीक है कि नहीं। और जहां वृक्ष नहीं रहेगा वहां तुमको टेंशन लगेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। नीचे 100 गो वृक्ष लगा हुआ है, 100 गो पौधा लगा हुआ है, नीचे देखते होगे तो मन कहते ना हर्षित हो जाता है। और नहीं, यहाँ पे देखते हो इधर कुर्सी उधर कुर्सी तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है। यहीं पे इधर पौधा फिर पौधा रहता तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बार बार उसको देखने की इच्छा होती, तो होता ही है वो चीज। तो क्या मैं बता रहा था कि छिपकली अपना रंग जो बदलता है उस घटना को कैमोफ्लेज कहते हैं। लेकिन बदलता क्यों है, तापमान को नियंत्रित करने के लिए। तो लिखेंगे, ध्यान रहे कि गिरगिट अपना रंग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बदलता है, ठीक है। बस इसको अंडरलाइन कर दीजिए।
हम लोग थे छिपकली में। कल मैंने आपसे परसों पढ़ाया था कुछ, परसों क्या बहुत जगह पढ़ाते हैं, कुछ कीट खाने वाले पौधे होते हैं और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीट क्यों खाता है पौधा? अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो भारत के मेघालय और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नहीं, कौन कौन से है भारत में पाए जाने वाले पौधे का उदाहरण कौन कौन से हैं बताए थे? ड्रोजेरा, ब्लाडर वर्ट, नहीं, फ्लाई ट्रिप, यूट्रिकुलेरिया। एकदम रहना चाहिए कि मैंने आपसे बटन दावा इंसेक्टिवोरस प्लांट 5 ठो एकदम फटाफट निकल जाना चाहिए। देख लो परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में जब भी पूछेगा उसी 5 में से पूछेगा, जिसमें यूट्रिकुलेरिया, ब्लाडर वर्ट, घटपर्णी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब और वेनस फ्लाई ट्रैप, ये सब 5 ऐसे पौधे हैं जो टिप्स पे सब लिखा हुआ है, सब 2-4 दिन पहले ही लिखा है। अब इसका छूट गया तो लिख लो, ठीक है कि नहीं। अब कोर्स तो आगे बढ़ जाता है, पीछे फिर मुड़ना, इसलिए देखते हो अभी आराम से कर रहे हैं, ठीक है। अभी टेंशन तुमको नहीं दे रहे हैं क्योंकि 25-50 का फिर छूट जाएगा तो हमको टेंशन रहेगा, विकास की दौर में वो पीछे छूट जाएगी। तो इसलिए आराम से, लेकिन जो पहले पढ़ता है तो उसको उसका लाभ मिलता है, क्योंकि आप सुन करके लिखिएगा, पीडीएफ से लिखिएगा, आपने कक्षा में बैठ करके कंसंट्रेशन के साथ सुना है कि सेरीकल्चर का संबंध रेशम से है, एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी से है, नहीं, सिल्वी कल्चर का संबंध वृक्ष संवर्धन से है, ठीक है। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहते हैं, मत्स्य का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहते हैं, मत्स्य पालन हम पीसी कल्चर कहते हैं। मतलब सभी एंगल से उनको उसको देखने का आपने प्रयास किया। तो बायोलॉजी को आज हम लोग कोशिका में प्रवेश नहीं किए, आज हम लोग कोशिका के बाहर हैं। आज हम लोग कहाँ हैं? कोशिका के बाहर हैं। और कोशिका के बाहर में आज हमने जीवधारियों का वर्गीकरण के संबंध में बताया। लेकिन जीवधारी जब कोशिका में प्रवेश करेंगे उसके पहले एक चीज जरूर ध्यान रख लो, और वह है जीव द्रव्य। तो नोट में ही लिख दो, नोट, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, या प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म लिखिएगा। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया। 1839 में किया। इसे जीवन का भौतिक आधार बतलाया गया। किसके अनुसार लिखाए थे ना? हक्सले के अनुसार इसे जीवन का भौतिक आधार बतलाया गया। इसे जीवन का भौतिक आधार बतलाया गया। यह एक जीवित पदार्थ है, यह कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। कौन? प्रोटोप्लाज्म, लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। यह कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। यह कोशिका का जीवित पदार्थ होता है जो 4 तत्वों के मिलने से बनता है। जो 4 तत्वों के मिलने से बनता है। पहला ऑक्सीजन, सबसे अधिक ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन। दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा। आपसे परीक्षा में पूछेगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा कि कौन से 2 प्रमुख तत्व जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। पहला कार्बन हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन कार्बन, चौथा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या मारिएगा? ठीक है, लेकिन चारों याद रखिए।
लेकिन पूछेगा दो ही, जैसे पूछता है ना वायुमंडल में दो मुख्य कंपोनेंट कौन है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मतलब समझते हैं ना, चूड़ा दही, दही चूड़ा का मतलब समझते हैं, चूड़ा दही मतलब चूड़ा अधिक दही कम, जो अभी खा के आए होंगे। और दही चूड़ा मकर संक्रांति में खाते हैं कि दही अधिक चूड़ा कम। तो उसी तरह से अभी मैंने कहा ऑक्सीजन और कार्बन। तो ऑक्सीजन कार्बन का क्या मतलब है, ये नहीं कि सर गलती कहाँ है सर, हम तो कार्बन ऑक्सीजन तो ठीक है, तो मारे थे, ठीक है परीक्षा में हमारा आंसर गलत कर दिया है, बात तो एक है, बात एक नहीं है। कार्बन का ऑक्सीजन का मतलब कार्बन अधिक ऑक्सीजन कम। और डी में जब दिया है ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है कि नहीं, हाँ, यदि कोई डी नहीं दे तब वहां पे आप मार सकते हैं, कौन से दो कंपोनेंट है तो मार सकते हैं। लेकिन जब डी में ऑक्सीजन दिए हुए है, कार्बन दिए हुए है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बात समझे कि नहीं समझे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जीव द्रव्य चार तत्वों के मिलने से बनता है, और जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य कोशिका का जो जीवित पदार्थ है तो हमारा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। किसने कहा था, हक्सले ने, जो परसों बूस्टर फैक्ट में लिखाए थे। इसलिए लिखा देते हैं कि थोड़ा शब्द से परिचय रहेगा तो आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। सारा लड़ाई आपके शब्द का ही है, आपकी अज्ञानता का मूल कारण है कि आप शब्द से अपरिचित। इसलिए आपको याद करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। पहली बार सुनते हैं फिर लिखते हैं, जबकि आपको लिखाया जाता है, आपको पढ़ाया नहीं जाता है, आपको समझा बुझा के लिखाया जाता है। और जो देश की कोई भी संस्था नहीं करती, एक एक चीज को लिखाता कोई भी नहीं। हाँ, पीडीएफ होगा, लिख देगा, पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ को अपना, आजकल तो नया जमाना आ गया, आजकल तो टीचर का काम बहुत आसान हो गया है, नहीं, पीडीएफ के माध्यम से अपना काम चल जाता है। अभी भी हम पीडीएफ पे बल नहीं देते, वो तो लटका झटका है। अब 2-4 लाख रुपया खर्च हुआ है तो भाई थोड़ा सा कभी कभी रहना चाहिए। हाँ, लाल पीला हरियर भी है, लेकिन अभी भी जो ब्लैक बोर्ड का मजा है, इसलिए देखोगे कि मैं जो कठिन शब्द होता है तभी वहां पर मैं लिखता हूं। नहीं, अब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या लिखूंगा, भौतिक जीवन का आधार है कौन, जीव द्रव्य, क्या लिखूंगा, ऑक्सीजन और कार्बन है, दो कंपोनेंट जीव द्रव्य में है, क्या लिखूंगा, ये तो ऐसे ही लिख लीजिएगा साहब, एक और लिख देना। जीव द्रव्य के दो भाग हैं, जीव द्रव्य के दो भाग हैं, एक है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, जिसमें साइटोप्लाज्म जो कोशिका में, जो कोशिका में साइटोप्लाज्म क्या रहता है, जो कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। केंद्रक और माने साइटोप्लाज्म कहां रहता है, तो साइटोप्लाज्म कोशिका में केंद्रक, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है, कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। जबकि दूसरा भाग है न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा भाग है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है, यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है, यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। कौन, साइटोप्लाज्म। मान लिया यह एक कोशिका है, ये कोशिका है, तो साइटोप्लाज्म कहां है, यहां है, साइटोप्लाज्म कहां है, यहां है, ठीक है। जो केंद्रक और ये क्या है, एक केंद्रक न्यूक्लियस, अब बीच में जो है ये है न्यूक्लियोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म कहाँ है? केंद्रक और सेल वॉल के बीच में है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म किस में है? केंद्रक में ही है। न्यूक्लियोप्लाज्म किस में है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये दोनों को मिला दीजिएगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? जो सभी जीवित पदार्थों में, कोशिका के सभी जीवित पदार्थों में, कोशिका के सभी जीवित पदार्थों में होता है। ये जीवित पदार्थ है, ये क्या है? और इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा? अभी लिखा है ना, इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा? जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? हक्सले ने। और इसका नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने। इसका दो भाग कौन सा है? न्यूक्लियोप्लाज्म और ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, ये चार तत्व से मिलकर बना, ऑक्सीजन और कार्बन। 76% करीब, 10-11% करीब इसका हाइड्रोजन है और तब नाइट्रोजन है। माने ये दो मुख्य कंपोनेंट। कौन से दो मुख्य कंपोनेंट? ऑक्सीजन और कार्बन। तो ये आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोशिका विज्ञान में सबसे अहम जो तथ्य अवधारणा है उसको आपको मैंने आज बेस बना दिया है। अब अगले दिन कल कोशिका विज्ञान, जब कोशिका की शुरुआत करेंगे तो हम जीवित पदार्थ ये प्रोटोप्लाज्म नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटोप्लाज्म कहां पढ़ लिए हम लोग। आज जब आरंभ कर रहे थे जीवन का, उसी में इसकी जानकारी मैंने दी। तो आज की कक्षा हमारी यहीं तक है बायोलॉजी की, और जिसमें आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? जिसमें आपने पढ़ा, सबसे पहला पढ़ा कि जीवधारियों का वर्गीकरण का अरस्तु, लीनियस, हिटकर, 5 भागों में हिटकर ने बांटा। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा और एनिमल। सबके छोटे छोटे फीचर्स को देखा, काइटिन को देखा, ठीक है, काइटिन क्या है उसको देखा। और इसी क्रम में जैसे जैसे बातचीत में उभरता गया पॉइंट्स, जैसे कल्चर उभर गया, मछली का अध्ययन उभर गया तो 5 मछली का अध्ययन बता दिए। परिचर्चा की कड़ी में जूलॉजिकल नेम, बॉटेनिकल नेम, जो एकदम बेसिक कक्षा है उसके विषय में बता दी, क्योंकि फिर इसकी परिचर्चा आगे नहीं होगी, तो वो भी बता दिए। फिर कुछ कल्चर बता दिए जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछता है। सेरी और एपी कल्चर तो बराबर आपकी परीक्षा में पूछता है, ठीक है, या असत्य पर विचार करे आपसे पूछ सकता है, तो कल्चर याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। कुछ रिवोल्यूशन भी बता दिए इसी कड़ी में, जैसे गोल्डन, जैसे येलो, जैसे राउंड, जैसे ग्रीन, जैसे व्हाइट, जैसे ब्लू। मछली की अर्थव्यवस्था पे जो बल दिया जा रहा है तो उसको हम ब्लू इकोनॉमी भी कहते हैं। पूछा भी जाएगा आपसे कि नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो मछली से है। नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? भले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक जानकारी आप देख लीजिए कि जैसे जैसे मैं कहता हूं उसी तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। तो नीली अर्थव्यवस्था आप कहिए कि सर कहे थे कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, ऐसा थोड़ी कहे थे। बेसिक जानकारी हर चीज का रखिए, वो चीज पढ़ना हो कि नहीं पढ़ना हो, बेसिक जानकारी आपके पास रहना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, जीडीपी, जीएनपी, जीपीए, योजना, ठीक है, थोड़ा बैंक के विषय में। मतलब अब अभी सेबी है जैसे, तो सेबी अभी बहुत चर्चा में है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है, शेयर बाजार को रेगुलेट करती है। एक रिपोर्ट आई, वो करेंट भी है, हिंडनबर्ग रिसर्च, जो अमेरिका का है, जिसमें भारतीय पूंजी बाजार के ऊपर संदेह व्यक्त किया गया। और उसके कारण माधवी बुच, सेबी की महिला अध्यक्षा है, जिसका नाम है माधवी बुच। उस माधवी बुच को याद करके रखना है। उस माधवी बुच को, वो भले ही आपका इकोनॉमिक्स है, लेकिन वो ऐसे भी पूछ सकता है कि पूंजी बाजार को की शीर्ष संस्था कौन सी है, तो सेबी है। पूंजी बाजार की शीर्ष संस्था कौन सी है? सेबी है। अब पूंजी बाजार की अध्यक्षा कौन है? सेबी की अध्यक्षा कौन है? माधवी बुच। माधवी
माधवी बुच, कॉपी के ऊपर में लिख लो, मेरा चेहरा कम देखो, लिख लो, ठीक है? नहीं तो फिर तो तुम यहां से रूम से बाहर जाओगे, सब गायब हो जाता है। कॉपी के ऊपर में लिख लो या कहीं नोट में लिख लो ना, बायोलॉजी में लिख लोगे तो क्या फर्क पड़ता है। नोट, हिंडनबर्ग रिसर्च का संबंध, हिंडनबर्ग रिसर्च का संबंध, हिंडनबर्ग रिसर्च का संबंध अमेरिकी कंपनी से है जो भारत में पूंजी बाजार पर अपनी टिप्पणी की, जो भारत में पूंजी बाजार पे अपनी टिप्पणी की। जो भारत में पूंजी बाजार पे अपनी टिप्पणी की। अपनी टिप्पणी की, पूंजी बाजार पे अपनी टिप्पणी की। अति महत्वपूर्ण है कि भारत में पूंजी बाजार की शीर्ष संस्था सेबी है। अति महत्वपूर्ण है कि भारत में पूंजी बाजार की शीर्ष संस्था सेबी है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी, सेबी या उसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है तो पूंजी बाजार की शीर्ष संस्था है। ये श्रीमान आपने लिखाया था नहीं सर, जहां पे प्रोटोप्लाज्म लिखाया था वही तो लिखाया था, तो हमें बुरा नहीं लगेगा क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आपका लेवल वही है, ठीक है कि नहीं? तो हमें बहुत खराब नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा होता था पहले सिपाही के बैच में पढ़ाते थे तो हिस्ट्री केमिस्ट्री चूंकि कम समय रहता है, 2-3 महीना ही रहता है, तो उसमें एक साथ कई सब्जेक्ट शुरू किए जाते हैं। जब भी कम समय रहेगा तो क्या किया जाएगा, एक साथ कई सब्जेक्ट शुरू किए जाते हैं। तो हिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री पढ़ा दिए, तो एक लड़के से पूछे कि अच्छा जी बताओ जी, इसी तरह से कुछ पूछे कि एसिड रेन क्या है, चलो अम्ल वर्षा पूछ दिए, तो उसने कहा सर कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है कि नहीं? माथा तो मेरा, हम समझ गए कि क्यों गड़बड़ा गया, क्योंकि पहले पढ़ाए थे मेडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद केमिस्ट्री, तो उसको अम्ल वर्षा थोड़ा अच्छा लग गया होगा, ग्रीन हाउस अच्छा लग गया होगा, ठीक है कि नहीं? तो इस तरह का भी आंसर हमको कभी कभी मिल जाता है। तो इसीलिए आपसे भी हमने, अभी हम पूछेंगे कि अच्छा बताओ जी पूंजी बाजार की शीर्ष संस्था क्या है? प्रोटोप्लाज्म सर, ठीक है कि नहीं? नहीं सर बता दीजिए, तब तो पास कर जाइएगा, तब तो चले जाइएगा नौकरी करने। और जो चाहते नहीं है, चाहिएगा तो याद रख के आइएगा। यदि चाहत हो जाएगी, कितनी बड़ी बड़ी जो उपलब्धि हासिल कर लेता है कोई मनुष्य, ये तो बहुत छोटी उपलब्धि है कि सिलेबस पढ़ लीजिए, रट लीजिए, तो क्वेश्चन बना लीजिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, मेंटेन कीजिए। क्योंकि मेंटेन करना क्या है, छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, गायब हो जाता है, ठीक है कि नहीं? तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ लिए उसको मेंटेन रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। क्या लिखे थे? माधवी बुच का नाम लिख लिए? माधवी बुच का नाम लिख लिए ना, तो उसमें नहीं ना कोई दिक्कत है। इतनी बातें आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी है। एक बायोलॉजी में और तथ्य लिख लीजिए नोट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर सेट भी करते हैं और लड़के गलती कर भी देते हैं। देखो, रेस्पिरेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग सेल्स। जीवित कोशिका का रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट भाग है, क्रिया है। और रेस्पिरेशन में 2 क्रिया होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन मतलब अंदर ली गई वायु, और एक्सपिरेशन में क्या होता है, बाहर छोड़ी गई वायु। इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है 21%, और एक्सपिरेशन में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है 17%, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। और लड़के एक्सपिरेशन में अभी भी टिक किस पे लगा देते हैं, तो ये छोटा तथ्य है, विशेष रेस्पिरेशन में बताएंगे, लेकिन छोटा तथ्य है।
आपकी जानकारी में अभी से दे रहे हैं, तो लिख दीजिएगा श्वसन। श्वसन, श्वसन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जो एक रासायनिक प्रक्रिया है, जो एक रासायनिक प्रक्रिया है। जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। आप क्या करते हैं, अभी कहे थे ना कि सरपेंटा का पौधा क्यों लगाते हैं? ऑक्सीजन के लिए। पीपल का वृक्ष क्यों नहीं काटते हैं? ऑक्सीजन अधिकता है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं डॉक्टर के पास जाओगी तो डॉक्टर क्या कहेगा, ब्रीथिंग करो। ब्रीथिंग मतलब सांस लो। तो सांस में क्या करते हैं, तो ये क्या हुआ, ये ऑक्सीजन लेना हुआ नहीं। वो कहते हैं रामदेव क्या कहते हैं प्राणायाम में, नहीं अनुलोम विलोम। तो ऑक्सीजन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िए। ऐसे ही 21 बार कीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा फ्रेशनेस लग रहा है। ऐसे भी ऑक्सीजन लीजिएगा तो सांस लेना क्या है, सांस लेना एक प्रक्रिया है। और क्या प्रक्रिया है, तो जिसमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं CO2 सॉरी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। श्वसन के दो भाग हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन 21%, एक्सपिरेशन में ऑक्सीजन 17% होता है। तो लिख दीजिएगा श्वसन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके दो भाग हैं। श्वसन एक भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है जिसके दो भाग हैं। जिसके दो भाग हैं, पहला अंदर ली गई वायु इंस्पिरेशन, अंदर ली गई वायु इंस्पिरेशन INSPIRATION इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21%, नाइट्रोजन 78% होता है। जिसमें ऑक्सीजन 21% रहता है। और नाइट्रोजन 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये हुआ इंस्पिरेशन। मतलब इंस्पिरेशन मतलब अंदर ली गई, आगे लिखिए। दूसरा है एक्सपीरेशन, दूसरा है एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन में होता है ऑक्सीजन 17%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 17%। इस पर टिक लगा लीजिए, यहां पे गड़बड़ होगा। ऑक्सीजन 17%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.03% होता है। 4.03% होता है। %4.03% होता है। ठीक है, बस इतने सारे बिंदुओं को आप याद करके रख लीजिए, आपका काम तमाम। कहीं कोई दिक्कत आपको, तो आज की बायोलॉजी की कक्षा हमारी यहीं तक है। कल से हम लोग कोशिका विज्ञान, कोशिका की शुरुआत कर देंगे। रणनीतिक परिचर्चा मैंने पिछले दिन दे दिया है, बेसिक मैंने क्लियर कर दिया है। प्रकाश जी शायद परसों नहीं किए थे क्या? बहुत अच्छा किए थे। ठीक है, तो किसी से लेकर के अपने सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, कुछ बच्चे PDF मांग रहे थे, तो मैं क्या कहूं, PDF तो कोई मैं तैयार नहीं करता हूं। अब मेरी हर कक्षा
हमेशा अलग होती है। बात समझे? इतना बात तो समझते हो। तो कोई स्टीरियोटाइप नोट से हम पढ़ाते नहीं है कि 25 साल पहले बन गया तो उससे पढ़ा दिए। हमें अभी परिचर्चा में के क्रम में हिंडनबर्ग रिसर्च आ गया तो भी बता दिए। हमें अभी परिचर्चा की कड़ी में यदि हम यह समझे कि एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन की परिचर्चा हो गई है तो जानकारी दे देना है तो बता दिए नोट में। तो आशा है बेसिक तो वही रहेगा, डायमेंशन तो वही रहेगा, लेकिन 2-4% बातें उसमें ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए हमसे कृपया कर आप लोग मैसेज से पीडीएफ ना मांगे। क्लास छूट गया इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। मिल गया, प्रकाश जी की कृपा हो गई, अब हम इनका अनुनय विनय तो नहीं ना करेंगे कि हे प्रकाश जी तब आप प्रकाश देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो आशा है समझ जाइए, ठीक है कि नहीं। और वीडियो का जहां तक बात था तो छुट्टी का समय था तो हमारे कमलेश जी भी नहीं थे, ठीक है, और इस कारण से हम वीडियो आपको समय पर नहीं दे पाए, ठीक है। आज हो सकता है कि आज चला जाए, तो अपने से भी इसको सुन करके भी लिख लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बायोलॉजी की पहली कक्षा विधिवत आज विधिवत खत्म हुई। उस दिन तो रणनीति था, आज क्या था?